आज बड़ी सौभाग्य का दिन है कि समाज ने तमिलनाडु प्रवासी महासंघ को प्रदेश को, राष्ट्र को समर्पित करने के लिए आज का दिन चुना। संविधान के रचयिता एवं जिन्होंने समरसता को हमारे राष्ट्र में परिभाषित किया, आज ऐसे डॉक्टर अंबेडकर को हम सब कोटि कोटि वंदन करते हैं। आजाद हिंदुस्तान में जब कल्पना हुई हमारे लोकतंत्र की, तब इस बात को स्वीकारा हमारे बड़ों ने, हमारे पुरखों ने, कि सभ्यता हमारी प्राचीन है, लोकतंत्र हमारा नया है। बहुत कम राष्ट्र ऐसे होते हैं जिनका सांस्कृतिक, सामाजिक इतिहास इतना शोभनीय होता है कि हजारों वर्ष पूर्व हमारी नई पीढ़ियां भी उस पर गर्व कर सके। एक महिला होने के नाते मैं गौरवान्वित होती हूं जब लोग आजकल के जमाने में महिला और पुरुष की समानता की बात करते हैं, और हिंदुस्तान की एक साधारण महिला होने के नाते मैं उनसे कहती हूं कि महिला और पुरुष के बीच की समानता, इसका बीज बोया भारत ने जब अर्धनारीश्वर की कल्पना की। शिव और शक्ति का मिलन हमारे समाज का ध्येय बना, और जब शिव और शक्ति को साथ देखा हमने, जब हम नमन करने गए तो देखा शक्ति और शिव के साथ गणपति जी भी विराजमान थे। और जहां शिव और शक्ति का मिलन हो वहां अच्छी चीजों की शुरुआत होती है। इसलिए आज भी किसी अच्छी चीज की शुरुआत से पहले हम कहते हैं उसका श्री गणेश करना। और गणेश की कल्पना जब कोई देता है हमारे समाज में तो ये कहता है कि जब कार्तिक और गणेश के बीच में द्वंद्व हुआ कि पूरी दुनिया में चक्कर सबसे ज्यादा तेज कौन लगाएगा, तो आप सब तो बड़े हैं, आपको याद होगा कि कार्तिकेय अपने वाहन पर बैठे और पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करने गए, और गणपति महाराज माता पिता के चक्कर लगाने लगे। हमारे धर्म ने, हमारे समुदाय ने, हमारी संस्कृति ने भिन्न भिन्न प्रकार के इसी प्रकार से प्रेरित करते हुए उदाहरण हमारे सामने रखे। हमारी संस्कृति ने वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना रखी, सर्वधर्म समभाव की कल्पना हमारे संविधान के माध्यम से हमारे देश में प्रेषित हुई। और आज सर्वधर्म समभाव का सबसे बड़ा प्रतीक ये कि एनडीए का कैंडिडेट मोदी के नेतृत्व में सैम पॉल बना है। आज सैम पॉल जी के लिए एक रोड शो में मैंने भाग लिया। वहां से यहां तक आपके प्रांगण तक पहुंचते पहुंचते मैं उन्हें अमेठी की बातें बता रही थी। मैंने कहू कि भाई मारे एक ચોપડાના દુકાનમાં જઈ એક બે ચોપડીઓ લેવી છે. I am referring to you, Mr. Paul, that I am telling the audience that I requested you that I need to go to a bookstore to buy a book or two. હવે સેમ પોલે મને કહ્યું હા તમે તો ત્યાં ચોપડા લઈ શકો છો. મેં કીધું ના ભાઈ ત્યાં એક પુસ્તકાલય નથી. अमेठी में एक बड़ी बुक स्टोर नहीं है, मूवी हॉल नहीं है पूरे संसदीय क्षेत्र में। एक ऐसा क्षेत्र जिसमें 55 साल एक परिवार ने राज किया हो, एक छत्र। वहां पर गांव में जाओ तो महिलाएं गदगद होती हैं और कहती हैं जीवन में पहली बार मोदी ने हमें शौचालय दिया। और जब महिला के मुख से ये बात सुनती हूं
तब इस बात का एहसास होता है कि 55 साल एक परिवार ने एक छत्र राज किया, उनके घर में घी के दिए जलते रहे और उनकी लोकसभा क्षेत्र की गरीब महिलाएं रात का अंधेरा ढूंढती रही ताकि खुले में शौच कर सके। ये सोच के दिल दहल जाता है कि वो लोग जो अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं, वो लोग जो अपने आप को नामदार कहते हैं, वो लोग जो अपने आप को लोकतंत्र में सम्राट की उपाधि देते हैं, वो एक छोटी सी सुविधा गरीब परिवारों में नहीं दे सकते। गाटा नहीं पारो ત્યાં સંભળાય છે અમેઠી से। इस बात का एहसास पहली बार होता है जब आप गांव-गांव जाते हैं और सांसद श्री को लापता 15 साल तक पाते हैं। और आलम यह है, मोदी का जादू यह है कि वो जीत कर भी वायनाड चले गए और हम हार कर भी आज भी अमेठी की सेवा कर रहे हैं। और शायद यही समाज की कल्पना है। एक बार जबान दी कि हम सेवा करेंगे तो जबान को रखा, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसीलिए आज जब आप सब पधारे एक उम्मीद के साथ, एक अपेक्षा के साथ, उस उम्मीद, उस अपेक्षा, उस उत्साह के लिए मैं आभार व्यक्त करती हूं। समाज कल्याण की भावना से आप सब एकत्रित हुए। बेटियों ने बड़े गर्व से नमो अगेन का टी शर्ट पहना, कैप पहना और घर घर से आवाज निकली, मैं भी चौकीदार हूं। साधारणतः इस आधुनिक काल में जब अपनों के लिए वक्त नहीं होता, आप मोदी के लिए वक्त निकालते हैं, क्योंकि आपको उनके नेतृत्व पर विश्वास है। और ये विश्वास उत्पन्न इसलिए होता है क्योंकि जब दुश्मन ललकारता है तो मोदी घर में घुसकर मारता है। મને ખબર નથી આપમાંથી કેટલા લોકોના પરિવારો મુંબઈમાં રહેતા હશે, लेकिन मेरा परिवार मुंबई में उस दिन था और रह रहे हैं 20 साल से, जब 26/11 का आतंकी हमला हुआ था। पूरा शहर थम सा गया था। राष्ट्र एकटक निगाह से देख रहा था कि लोग कुशल मंगल अपने घर तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे। पूरा राष्ट्र सुन रहा था किस प्रकार से सरहद पार से यह आदेश दिया जा रहा था आतंकवादियों को कि एक गर्भवती महिला की कनपट्टी पर बंदूक रखो और उसे गोली मार दो। एक आक्रोशित राष्ट्र इंतजार कर रहा था कि न्याय होगा, और इंतजार भी करता रहा। हाल फिलहाल में हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के कुछ रिटायर्ड अफसरों ने कहा कि हमने तब की कांग्रेस की सरकार से कहा था कि हिंदुस्तानियों का खून फैल रहा है मुंबई की सड़कों पर, दुश्मन को जवाब देना चाहिए। और तब की कांग्रेस की सरकार ने कहा नहीं, कोई जरूरत नहीं, बात करते हैं। आज हूँ पूछवा इच्छू छू, अमारा कोई ना घरे दुश्मन आवे अने मारे, अमे बेसीने वातो करशुं। એટલે તમારા ગુજરાતી ભાઈ અંદર જઈને और मोदी की नीति स्पष्ट है। वो लोग जो विकास का झांसा देते रहे हमारे देश में, उन लोगों को आज जवाब देना पड़ेगा कि 5 साल में मोदी ने 31 करोड़ नागरिकों का पहली बार बैंक का खाता खोला। 5 साल में 31 करोड़ परिवारों को पहली बार बैंक का खाता मिला। इसका मतलब वर्षों से वो कैसे जीवन व्यतीत कर रहे थे। 5 साल में 9 करोड़ परिवारों को पहली बार जीवन में शौचालय मिला। 9 करोड़ परिवार मतलब
अगर आप एक परिवार में 2 लोग भी गिन ले तो 18 करोड़ लोगों के पास 70 साल आजादी के बाद एक शौचालय नहीं था। मोदी ने लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा परिवारों को पहली बार जीवन में पक्का घर दिया। अगर एक घर में 2 भी लोग रहें तो लगभग 3 करोड़ लोगों के सर पर 70 साल के बाद छत नहीं थी। और आयुष्मान भारत के बारे में शायद वो ना समझे जिनकी जेब में पैसा होता है, लेकिन अगर आप कभी किसी गरीब परिवार से जाकर बात करें तो गरीब परिवार की महिला आपको बतलाएगी कि अगर उसकी तबीयत खराब होती है तो महिला कहती है नहीं हमारे कशु जोईतु नहीं, बस ठीक है आराम कर ठीक थी देश, ठीक हो जाऊंगी आराम करके। क्यों? क्योंकि जानती है पति की जेब में पैसा नहीं है। अगर गरीब परिवार में कोई बुजुर्ग बीमार हो जाता है तो क्या कहता है, अरे बुढ़ापा है छोड़ो कौन जाएगा डॉक्टर के पास। क्यों कहता है? तकलीफ में क्यों रहता है बुजुर्ग? क्योंकि जानता है बेटे या बेटी की जेब में पैसा नहीं है। और इस चिंता को समझते हुए नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के इतिहास में पहली बार 10 करोड़ परिवारों को प्रत्येक परिवार में 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य का इंतजाम करवाया। और जो लोग मोदी को लांछित करते हैं, अपमानित करते हैं, गाड़ो आपे छे अमेठीनो सांसद तो પોતે પોતાના ક્ષેત્રમાં ફરતો નથી। એ ભાઈ આને હિન્દીમાં ના કહેવાય। उनको इतना कहना चाहती हूं कि तुम खुद उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, कितनी सीटों से लड़ रहे हो? જે પોતે ડૂબનારો છે, પોતે ભાગી રહ્યો છે, એ પોતાના કાર્યકર્તાને ક્યાં વિજયશ્રી સુધી પહોંચાડશે? लेकिन ये जंग राजनीतिक जंग नहीं, ये संघर्ष है भारत के नवनिर्माण का। ये संघर्ष है भारत को सशक्त रखने का। ये संदेश है दुश्मन देशों को कहने का कि हम छेड़ते नहीं, लेकिन छेड़ोगे तो हम छोड़ते हैं। પણ નિલેશભાઈને કહેવા ઈચ્છું છું, આનંદભાઈ બેઠા છે, ક્યાં સમાજનો કાર્યક્રમ છે, રાજકારણનો કાર્યક્રમ નથી। અને ગુજરાતીઓ તો સાવ વિનમ્ર હોય છે। વિનમ્ર ગુજરાતીઓને મારી નમ્ર નિવેદન છે कि આપણે સેમ પોલને મત આપીએ, આશીર્વાદ આપીએ। यहाँ आम का बटन दबाओ और दिल्ली में कमल का फूल। તમે ચિંતા નહીં કરતા વિપિનભાઈ, આ ગુજરાતી છે, આમ જોઈને એને ખબર છે શું કરવું છે। હવે જતા જતા અમેઠીની એક और વાત તમને જણાવી દઉં। My apologies to our reporters who possibly don't understand Gujarati, and I'm sorry that I'm not speaking in Tamil. But at the same time, all my Tamil brothers and sisters, I would like to wish you a very happy new year. હિતેશભાઈની ઈચ્છા છે પ્રવાસી માટે આપણે કંઈ કરીએ અને કહીએ, પણ જ્યારે વાત પ્રવાસની આવે ત્યારે મારે અમેઠી માટે કંઈ કહેવું છે। 2014 में जब मैं अमेठी में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ने गई तो एक दिन भाजपा के कार्यालय आ रही थी, एक वरिष्ठ नागरिक अपने पोते के साथ वहां खड़े थे। मैंने उनसे कहा काका कोई काम है? उन्होंने कहा नहीं, अपने पोते को भाजपा का कार्यालय दिखाने आया हूं, कमल का चिन्ह दिखाने आया हूं। मैंने कहा क्यों? पोता तो बहुत छोटा है, कमल का चिन्ह देख के क्या करेगा? उसने कहा बिटिया जब मैं छोटा था, इसकी उम्र का था, तो मेरे पिताजी मुझे नेहरू जी का भाषण सुनने ले गए थे और नेहरू जी ने कहा था ऊंचाहार नाम की एक जगह है,
वहां से अमेठी ट्रेन आएगी अगर कांग्रेस को वोट दोगे। मेरे पिताजी भागे भागे गए, अगले दिन उन्होंने कांग्रेस को वोट दे दिया। मैंने कहा काका ट्रेन आई? तो नहीं। फिर काका ने कहा मेरा ब्याह हुआ, अपनी पत्नी को लेके मैं इंदिरा जी का भाषण सुनने गया। इंदिरा जी ने कहा चिंता नहीं करता, तुम्हें कांग्रेस को वोट दो और ऊंचाहार से अमेठी ट्रेन आ जाएगी। मैंने कहा काका फिर क्या हुआ? उन्होंने कहा वोट दिया मैंने और मेरी बाइडी ने, लेकिन ट्रेन नहीं आई। फिर काका ने कहा कि मैं अपने बेटे को लेकर राजीव का भाषण सुनने गया, उसने भी वही कहा वोट दो ट्रेन आ जाएगी। मैंने कहा काका ट्रेन आई? कहना नहीं वोट दिया आई नहीं। फिर मैंने कहा काका फिर यहां क्यों आए हो आज? कहते हैं बेटा राहुल का भी भाषण सुन के आया हूं, अपने पोते को संग ले गया। राहुल ने भी वही कहा जो उसके दादा परदादा सबने कहा कि बस वोट दे दो इस बार, ऊंचाहार से अमेठी ट्रेन आएगी। मैंने कहा अरे वाह मारो बेटो। मैंने कहा फिर आप भाजपा के कार्यालय क्यों आए? तो उन्होंने कहा अपने पोते को बताने आया हूं कि 4 पीढ़ियां उनकी बीत गई, आज तक ट्रेन आई नहीं। ट्रेन तब आएगी जब देश का प्रधानमंत्री मोदी बनेगा। અને તમે માનો એ જ થયું। ऊंचाहार से अमेठी की ट्रेन का काम तब शुरू हुआ जब मोदी देश का प्रधानमंत्री बना। आप सोचिए कि क्षमता का अभाव नहीं होगा, सत्ता का अभाव नहीं था, लेकिन जानबूझकर विकास नहीं किया ताकि लोग गरीब रहें और उनके सामने हाथ फैलाते रहें। जानबूझकर लोगों को निर्धन रखा गया ताकि नोट बांटे और वोट बटोरे। मैंने जीवन में नहीं सोचा था कि चेन्नई आऊंगी और चेन्नई के कैंडिडेट के मुंह से सुनूंगी कि सतर्क रहिएगा नोट बटने ना पाए। ये चरित्र है यूपीए जिसके हितधारी कांग्रेस पार्टी है। और अब तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, सब जान चुके होंगे। कांग्रेस के एक सहायक के घर में रेड पड़ी तो कितना पैसा मिला? असिस्टेंटनी પાસે આટલા પૈસા છે, વિચાર કરો બોસ પાસે કેટલા હશે। लेकिन ये पैसा आया कहां से? गर्भवती महिलाओं के लिए भोजन की जो योजना थी उसमें से लूटकर अपने सहायक के घर में भरा। आटलू तो कोई ना करे। कैसा व्यक्ति होगा वो जो जानता होगा कि मैं लूट रहा हूं तो गर्भवती महिला जो गरीब है उसके भोजन का पैसा लूट रहा हूं। इसलिए चेन्नई के चौकीदारों से मेरा कहना है कि अगर नोट बांटे तो कह दे लोगों से कि ये नोट पाप की निशानी है। किसी गर्भवती गरीब महिला की हाय लगी है उस पैसे पर। उन्होंने लूटने में कसर नहीं छोड़ी, आप रोकने में कसर मत छोड़िएगा। तमिलनाडु प्रवासी महासंघ प्रवासियों का संघ है। एक एक बूथ पर प्रवास करें, पैसे का प्रवास रोकें, लोकतंत्र का उत्सव मनाएं, आम का बटन दबाएं और दिल्ली में कमल का फूल। इसी निवेदन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं। जय हिंद, जय भारत।